प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने 11 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर देश भर में बीजेपी अपने अपने तरीके से कार्यक्रम कर रही है। झारखंड प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम 11 वर्षों की ये प्रदर्शनी लगाई गई। ये झारखंड प्रदेश बीजेपी का मुख्यालय है और यहाँ के बेसमेंट में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। अभी से थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन कार्यों का लेखा जोखा पेश किया गया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की है, किस तरह से 1500 से अधिक पुराने कानून रद्द किए गए, 45,000 से अधिक अनुपालनों को सरल बनाया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री के 11 वर्षों के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। अगर लब्बो लुआब में कहा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीते 11 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कहीं न कहीं प्रतिष्ठामूलक जितने भी विकास के कार्य हैं वो कार्य हुए हैं और भारत एक अलग तरीके का भारत के रूप में दिखाई दिया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में अपनी मेहनत से देश को आज उस मुकाम पर ला दिया है कि दुनिया भर की नजरें आज भारत देश पर है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की बदौलत आज देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरी है, जबकि आने वाले दिनों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। कि विकसित भारत के अमृतकाल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब दुनिया में हमारी सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर का भी डंका बज रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी अड्डे हों, 100 आतंकवादियों से अधिक को मौत के घाट उतारना, उनका सफाया करना हो या एयरबेस को निशाना बनाकर, ये अब स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों की एक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया, जिसके बाद अब कल से प्रदेश के सभी जिलों में जगह जगह इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रेस वार्ता भी करेंगे, जिसके लिए सभी की जिम्मेदारी संगठन विशेष तय कर दी है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। भोपाल में वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे महत्वपूर्ण रहा कि सरकारी विभागों में जो सरकारी कर्मचारियों के तबादले की तिथि थी, उसको अंतिम तिथि को 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आज की कैबिनेट की बैठक में मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी दी है। ये मुख्यमंत्री के नाम से होगी, यानी मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी है। इससे दूरस्थ इलाकों में सड़कें बनेगी। यहाँ 20 घर भी हैं, वहाँ पर भी सड़क बनाई जाएगी, यानी पहुँच मार्ग वहाँ तक बनाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार से मंजूर होने पर 4 वुमेन वर्किंग हॉस्टल मंजूर हुए हैं, उसको लेकर कैबिनेट ने आज आभार जताया है केंद्र सरकार का। महाराष्ट्र की तुअर दाल मिलिंग पर आज मंडी टैक्स में छूट देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा आज की कैबिनेट की बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी दी है। इस जिला विकास समिति सलाहकार समिति जो होगी उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जो अपने सुझाव सरकार को देगी और उसके आधार पर अब जिलों का विकास होगा, विकास योजना तैयार होगी, उसको लेकर महत्वपूर्ण मंजूरी दी गई है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री के 11 साल पूरे होने पर
कैबिनेट द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर बधाई दी गई है और शुभकामनाएं दी गई हैं आगे के जो कार्यकाल है उसके लिए। कैबिनेट में आज तमाम सारे अन्य मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। बहुत जल्द भारत विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल होगा। इसकी घोषणा आज विद्युत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एसी का जो टेम्परेचर है वो 20 से 28 डिग्री के बीच में सेट कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो आपको आने वाले समय में बाजार में एसी के प्रोडक्ट मिलेंगे वो किसी भी सूरत में 16 टेम्परेचर नहीं करेंगे बल्कि 20 से 28 के बीच में ही सेट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में यानी कि 2047 तक भारत न्यूक्लियर पावर से जो बिजली का उत्पादन करेगा वो 100 गीगावाट तक चला जाएगा। अभी ये शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में देश के सभी प्रदेशों में न्यूक्लियर पावर के थ्रू बिजली भी उत्पादित होना शुरू हो जाएगी। इसमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा। बहुत जल्द भारत यूएई और सऊदी अरब में बिजली की सप्लाई देगा। इसके लिए बाकायदा 16,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसमें बिजली विद्युत की लाइन बिछाई जाएगी। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको भी बिजली देने का काम किया जाएगा जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने ये घोषणा की हुई है कि G20 में अभी हम 12वें स्थान पर आते हैं, लेकिन बहुत जल्द भारत 11,000 किलोवाट की बिजली सप्लाई करने वाली लाइन भी बिछाएगा। ये विश्व के अभी कुछ ही देश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आज भारत जितनी डिमांड है उतना उत्पादन कर रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा बहुत जल्द करने लगेगा। उसके बाद जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो इसकी सप्लाई आसपास के देशों में की जाएगी। यानी कि भारत विद्युत के क्षेत्र में न सिर्फ अपनी डिमांड पूरी करेगा बल्कि आने वाले समय में इससे विदेशी मुद्रा भी लेकर के आएगा। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मांग की है। पत्र में खड़गे ने लिखा है कि आजादी से लेकर अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें 16वीं लोकसभा तक लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन 17वीं और 18वीं लोकसभा के अंदर कोई उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपाध्यक्ष की जरूरत होती है। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। कई सवाल खड़े करते हैं, साफ तौर पर कई आरोप भी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर लगाए हैं कि क्या निष्पक्षता को लेकर सदन की सुचारू रूप से जो कार्रवाई चलती है, जो डिस्कशन होता है उसमें निष्पक्षता को लेकर क्या सरकार लोकसभा में उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर रही। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? हम एक बार फिर से मांग कर रहे हैं कि लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि लगातार मांग तो उठाई जा रही है, लेकिन 2 लोकसभा 17वीं और 18वीं हो चुकी है जिसमें अब तक लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है कि क्या इस बार जो सत्र होगा उसमें कोई नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि अगर जो संविधान जो कहता है कि जो लोकसभा में उपाध्यक्ष होता है वो एक वरिष्ठ नेता विपक्ष के जो होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है जिससे कि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस पत्र को संज्ञान में लेकर केंद्र सरकार या फिर प्रधानमंत्री कोई फैसला लेते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। एनसीपी के 26वें स्थापना दिवस के दिन शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले लोकल बॉडी चुनाव में सबसे ज़्यादा महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ हर जिला अध्यक्षों की कोशिश होनी चाहिए कि वो नए चेहरों को मौका दे, साथ ही महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। यही नहीं, शरद पवार ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार का किसी भी पड़ोसी देश के साथ मधुर संबंध नहीं है, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि हम हर तरफ जंग के माहौल में दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, पुणे। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए यह माफी मांगी है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्व राजनयिक लक्ष्मीपुरी को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाया था उसको लेकर वो खेद व्यक्त कर रहे हैं और सार्वजनिक माफी मांग रहे हैं। दरअसल लक्ष्मीपुरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराया था और कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी गोखले ने अभी तक माफी नहीं मांगी है और न ही हाई कोर्ट ने जो 50 लाख रुपया हर्जाना देने को कहा था वो दिए हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने गोखले को माफी मांगने के लिए समय दिया था और कहा था कि आप माफी मांगिए नहीं तो अवमानना का मामला चलाया जाएगा, जिसके बाद गोखले ने कहा था कि वो माफी मांग लेंगे और उसके बाद अंततः साकेत गोखले ने माफी मांग ली है। अब देखना होगा जब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट अगली सुनवाई करेगा तो सुनवाई के दौरान आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी कातिल पत्नी सोनम रघुवंशी को नाटकीय अंदाज में मेघालय पुलिस पटना लेकर पहुंची। गाजीपुर से निकली पुलिस को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई बार निर्णय बदलने पड़े। पहले यह तय किया गया था कि वाराणसी से सीधा पटना एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन बाद में रास्ता तय करके सड़क मार्ग से ही पटना लेकर पहुंच गई। पटना पहुंचने से पहले ही पटना में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि सोनम रघुवंशी पटना आने वाली है। सुरक्षा कारणों से गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले ही मेघालय पुलिस पटना के बाहरी हिस्से में स्थित फुलवारी शरीफ थाने लेकर पहुंच गई, जहां घंटों रखने के बाद यह तय किया गया कि सुरक्षा कारणों से यहां रखना उचित नहीं है। उसके बाद मेघालय पुलिस पटना पुलिस के सहयोग से सोनम को लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंची। फ्लाइट 3:55 पर निर्धारित थी, लेकिन करीब 4 घंटे पहले सोनम को लेकर मेघालय पुलिस पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गई, जहां CISF के निगरानी में उसे रखा गया। इसके बाद 3:55 के फ्लाइट से सोनम को लेकर मेघालय पुलिस कोलकाता के लिए उड़ी और वहां से सीधे मेघालय ले जाएगी। पुलिस सूत्रों की माने तो मेघालय ले जाने के बाद सोनम के साथ पुलिस की एक विशेष टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी और वहां सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड की जो अवधि है उस दौरान सोनम से कई सवाल किए जाएंगे। मेघालय पुलिस की माने तो सवालों का लिस्ट तैयार है और उसमें तमाम साक्ष्यों के आधार पर सवाल बढ़ाए जाएंगे और उसके बाद तय किए जाएंगे कि जो आरोप सोनम पर लगे हैं उसके माकूल कितना जवाब दे पाती है। कुल मिलाकर मेघालय पुलिस पूरी तरह तैयार है और सोनम के समक्ष सवालों की झड़ी है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। इंदौर से हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में इंदौर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों में हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, आकाश, आनंद और विशाल शामिल हैं। आज सभी के घर पर जाकर के पुलिस ने तलाशी ली और आवश्यक साक्ष्य इकट्ठे किए। तलाशी के दौरान इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम भी मेघालय पुलिस के साथ मौजूद रही। इस घटना में नया मोड़ आया है। राजा रघुवंशी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी के 2 दिन बाद ही उनकी बहू सोनम रघुवंशी ने अपने कथित बॉयफ्रेंड को मैसेज किया था, जिसमें कि राजा रघुवंशी को ख़त्म करने की बात कही गई थी। एक खुलासा और करते हुए उन्होंने बताया है कि सोनम रघुवंशी की इच्छा नहीं थी शादी करने की, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसने शादी की है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस इंदौर। और धम छम कार्यक्रम में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो ग्राम है धाकड़ खरिया का बताया जा रहा है और इस वीडियो में एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा जो है भगवान विष्णु और महेश को भगवान न माने जाने के साथ ही भगवान और हिंदू धर्म को न मानने की एक शपथ दिलाई जा रही है। और इस वीडियो के माध्यम से जो लोग कार्यक्रम में मौजूद हैं उनके द्वारा भी शपथ ली जा रही है और उसमें जो ब्राह्मण समाज है उसको टारगेट करते हुए भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों से भी कोई भी कार्यक्रम न कराया जाए। मैं
ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। साथ ही हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाने की बात भी उस वीडियो के माध्यम से नजर आ रही है। ऐसे में फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना है इस पर अभी तक किसी भी तरह का कोई आवेदन और शिकायत नहीं आई है। अगर आती है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बीते 3 दिनों से लू का प्रकोप जारी है, तो वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक इस हीट वेव से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम के तापमान की बात करें तो ये करीब 43 डिग्री दर्ज किया गया है। लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं और बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार गुरुग्राम के लोगों से अपील कर रहा है कि अपने घरों पर ही रहें। खास तौर पर 12 से 4 बजे तक दोपहर को, जब गर्मी अपने पूरे शबाब पर होती है, खास तौर पर बुजुर्गों व बच्चों का इस गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि ये मौसम उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। अपने साथ छाता रखें, पानी की बोतल रखें, लगातार पानी पीते रहें, नींबू पानी पिए, गन्ने का जूस पिए और खुद को हाइड्रेट रखें। इन्हीं सभी उपायों को आप अगर अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो इस गर्मी से राहत पा सकते हैं। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मैं मनोज वशिष्ठ, गुरुग्राम से, भारत एक्सप्रेस के लिए। बाबा काशी विश्वनाथ धाम परिसर स्थित बाबा काशी विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन तथा मंगला आरती कराने के नाम पर जबरन धन उगाही तथा आने वाले भक्तों के संग दुर्व्यवहार के केस में आज वाराणसी पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दूं कि वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को लगातार पिछले दिनों शिकायत मिल रहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले भक्तों के संग कुछ असामाजिक तत्व के व्यक्ति दर्शन पूजन कराने के नाम पर जबरन धन उगाही करते हैं तथा आने वाले भक्तों के संग दुर्व्यवहार करते हैं, जिस पर उन्होंने दशाश्वमेध एसीपी अतुल अंजान को कार्रवाई करने के लिए कही थी। दशाश्वमेध एसीपी अतुल अंजान ने आज अचानक दशाश्वमेध थाना तथा चौक थाना का टीम गठित कर जब चौक थाना क्षेत्र परिसर स्थित बाबा काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो वहां पे असामाजिक तत्वों में भगदड़ सा माहौल हो गया तथा भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने 21 लोगों को दौड़ा करके पकड़ा तथा उनको दशाश्वमेध थाने पर लेकर के आई और वहां पे उनसे पूछताछ किया गया। ये मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर विभिन्न जो श्रद्धालु हमारे आते हैं उनसे अवैध पैसे की मांग करना और उनके साथ फिर मिसबिहेव करने की शिकायत पिछले कुछ दिनों से प्राप्त हुई थी, जिस पर मेरे द्वारा थाना दशाश्वमेध और चौक से टीमों का गठन किया गया। ये जो टीमें गठित हैं इनके द्वारा कल ये कार्रवाई की गई है। इस प्रकार भविष्य में भी लगातार ये कार्रवाई की जाएगी। जो अन्य व्यक्ति भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अतुल अंजान ने साफ और स्पष्ट तौर से बताया कि अब यह कार्रवाई लगातार चलेगी तथा बाकी अन्य और जितने लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको भी जेल भेजा जाएगा, जिससे बनारस की छवि बरकरार रहे, बनारस की पुलिसिंग की छवि बरकरार रहे और लोग बाबा काशी विश्वनाथ का आसानी से सुलभ रूप से दर्शन पूजन कर सके। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास का जन्मोत्सव मनाया गया। इस जन्मोत्सव के अंतिम दिन संत सम्मेलन आयोजित किया गया। इस संत सम्मेलन में देश भर के संत यहां शामिल हुए। संतों ने संत सम्मेलन में 2 प्रमुख मांग रखी है। इसमें भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, वहीं श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हो। संतों ने रामलला के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सभी संतों ने रामलला की दिव्य और भव्य मंदिर को देखकर प्रसन्नता जाहिर की।
वहीं संतों ने मंच से मांग किया कि जिस तरीके से रामलला का मंदिर बना है उसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि पर भी विशाल कृष्ण मंदिर का बनना जरूरी है। संतों की ये मांग मुख्यमंत्री को भी प्रेषित की गई है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे अहम रहा कि ये जो कार्यक्रम रहा 7 दिवसीय कार्यक्रम था। 7 दिन में अलग अलग मेहमान यहाँ पर आए, लेकिन जो लास्ट अंतिम दिन जन्मोत्सव का अगर देखें तो इसमें संत सम्मेलन यहाँ पर हुआ। संत यहाँ पर शामिल हुए, देश भर के संत यहाँ पे शामिल हुए और संतों ने 2 प्रमुख मांग रखी है, जिसमें रामलला के तर्ज पर ही कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण मंदिर बने, तो वहीं दूसरी ओर भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। अयोध्या में श्री 28 मई को प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले में एक घटना निकल के आई, जिसमें 7 साल की बच्ची के साथ ईंट के भट्टे में दुष्कर्म हुआ। जी हाँ, दुष्कर्म करने वाले का नाम धन्नू था। जैसे ही पीड़िता के घर वालों को पता चला, वो धन्नू के घर पहुंचे और उसके पिता से उसकी शिकायत करी। शिकायत करने पर धन्नू के पिता ने उन लोगों को 10,000 रुपए दिया और कहा कि इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए। हालांकि पीड़िता के पिता को ये बात नागवारी और उन्होंने जाकर उन धन्नू के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। 29 मई को धन्नू को गिरफ्तार कर दिया गया। आपको बता दें कि धन्नू के परिवार का लगातार यही कहना था कि उनका जो बेटा है, जो लड़का है, वो बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर जब धन्नू को जेल से नहीं छोड़ा गया तो धन्नू के पिता ने 4 जून को पुलिस स्टेशन के सामने जाकर एक सुसाइड नोट अपने पेट पे लिखा और वहीं पर सुसाइड कर लिया। उसके बाद इस घटना पर सरकार ने संज्ञान लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसको देखते हुए यूनियन मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल भी आज प्रयागराज पहुंचे और एडीजी प्रयागराज जोन से भी उन्होंने मामले की पूछताछ करी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सियासी गर्मी नज़र आई। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक प्रशासनिक नाकामयाबी है, तो इसका जवाब देते हुए एसपी सिंह बघेल ने आज प्रयागराज में कहा कि अखिलेश यादव जाति उन्माद फैला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।